Today we discuss the topic concepts of macroeconomics. तो 12th क्लास में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक कंसेप्ट कहलाती हैं जिसके बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बेस पर ही आगे के चैप्टर्स हमें समझ में आएंगे। तो जहाँ तक वर्ड मैक्रो का संबंध है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स मैक्रोस। इट मीन्स लार्ज। तो इसका ही मतलब है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का वह ब्रांच है जो लार्ज यूनिट्स को स्टडी करता है। फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एट्सेट्रा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक और इम्पॉर्टेंट टर्म्स आता है गुड्स। गुड्स वो होती हैं जो हम ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं या फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ होती हैं। तो बेसिकली गुड्स के दो टाइप्स होते हैं। वन इज़ नोन एज द फाइनल गुड्स एंड अनदर इज़ द इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स which either satisfy human wants directly or it is used for the capital assets. It means for example the milk, we can consume milk directly, so it is a final good. A shirt, we can use shirt, so shirt is also a final good for us. Final good has two types. One is known as the consumer goods. Consumer goods are those goods which directly satisfy the human wants, यानी कि जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं। जैसे जब आप चॉकलेट खाते हैं तो चॉकलेट से क्या होती है, आपकी ह्यूमन वांट सेटिस्फाई होती है। चॉकलेट एक क्या हो गया, चॉकलेट एक कंज्यूमर गुड हो गया। उसी प्रकार आप मोबाइल सेट यूज़ करते हैं, इससे भी आपके वांट सेटिस्फाई होते हैं, तो मोबाइल क्या हो गया आपके लिए, एक कंज्यूमर गुड हो गया है। उसी प्रकार जो दूसरा कैटेगरी जो होता है फाइनल गुड्स का, उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो लंबे समय तक प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होती हैं। जैसे मशीनरी हो गया, तो मशीनरी वगैरह को हम इंस्टॉल करते हैं और इससे हम लॉन्ग टाइम पे क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी में यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार के दो टाइप के फाइनल गुड्स होते हैं। वन इज़ नोन एज द कंज्यूमर गुड्स, अनदर इज़ नोन एज द कैपिटल गुड्स। अब जो एक और प्रकार की गुड्स होती है फाइनल गुड्स के अलावा, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो होती हैं जो या तो रीसेल के लिए यूज़ की जाती हैं या फिर उससे फर्दर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ की जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, जैसे एक शुगर मिल के द्वारा जो शुगर केन का यूज़ किया जाता है एज रॉ मटेरियल, तो उस केस में शुगर केन क्या होगा, शुगर केन एक इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। उसी प्रकार रीसेल के लिए जो होलसेलर के द्वारा जो फर्नीचर रखा जाता है अपने कस्टडी में, उसको रीसेल किया जाता है रिटेलर्स को। तो होलसेलर के पास जो भी फर्नीचर्स हैं वो कहलाएगा इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। उसके बाद रिटेलर के पास भी जब आएगा तो अगेन वो रीसेल करेगा कंज्यूमर्स को, तो उसके लिए भी फर्नीचर क्या हो जाएगा, एक प्रकार का इंटरमीडिएट गुड्स होगा। इस प्रकार से बेसिकली गुड्स को हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो फाइनल गुड्स है या फिर इंटरमीडिएट गुड्स। यदि हम उसको डायरेक्टली यूज़ करेंगे फाइनली, तो उसको हम बोलेंगे फाइनल गुड्स। लेकिन जब उसको सेलर्स के द्वारा जब रीसेल किया जाएगा तो वही सेम चीज़ कहलाएगी इंटरमीडिएट गुड्स। इसी प्रकार इनकम की भी कैटेगरी की जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। वन इज़ नोन एज द फैक्टर इनकम, अनदर इज़ नोन एज द ट्रांसफ़र इनकम। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो हम फैक्टर सर्विस के अगेंस्ट में अर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस। तो इनको हम क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम, क्योंकि हम इसको प्रोडक्शन पर्पस के लिए इसको क्या करते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके अगेंस्ट में हमें मिलता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम कहते हैं। एक और प्रकार की इनकम होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र इनकम। इट इज़ दैट इनकम विच इज़ अर्नड विदाउट एनी टाइप ऑफ फैक्टर सर्विस। फॉर एग्जांपल गिफ्ट, ग्रांट, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, एट्सेट्रा। तो इसमें क्या होता है कि हमें जो चीज़ पैसे मिलते ज़रूर हैं, लेकिन हमें बदले में कोई खास प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं करनी होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र इनकम कहते हैं। और जो ट्रांसफ़र इनकम होती है वो एक प्रकार का यूनिलैटरल ट्रांसफ़र होता है, यानी कि हमें मिलता है, जैसे कि हमें गिफ्ट मिल जाता है हमारे किसी के द्वारा, हमारे गवर्नमेंट को ग्रांट मिल जाती है या गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट दिया जाता है, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफ़र इनकम। इसी प्रकार जो
तरह तरह के जो वेरिएबल्स होते हैं, क्वांटिटीज़ होते हैं जिनको मेजरमेंट करना होता है, उसके लिए भी दो प्रकार के कंसेप्ट हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। एक को हम कहते हैं स्टॉक कंसेप्ट। तो स्टॉक वो कंसेप्ट होता है जिसको हम मेज़र करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल कि आज के दिन आपके पानी की टंकी में कितना लीटर पानी पड़ा हुआ है, तो वो क्या है, पानी का स्टॉक कहलाएगा। या फिर आपके बकेट में कितना लीटर पानी है, दैट इज़ द स्टॉक ऑफ वाटर। जो दूसरा कंसेप्ट होता है उसको हम बोलते हैं फ्लो कंसेप्ट। तो फ्लो वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हम मेज़र करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपकी मंथली इनकम, आप महीने भर में जो पैसा अर्न कर लेते हैं वो आपके लिए क्या है, एक प्रकार का फ्लो कंसेप्ट है। फिर साल भर में आप जो सेविंग करते हैं, तो चूँकि ड्यूरिंग अ ईयर है तो ये क्या हो गया, ड्यूरेशन ऑफ ईयर आ गया, तो डेट इज़ ऑल्सो अ फ्लो कंसेप्ट। अब जो एक और कंसेप्ट बचा हुआ है जिसको बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। वैसे तो हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए भारत का आपने मैप देखा होगा, तो उस मैप से हम अनुमान लगा लेते हैं कि इंडिया का जो पॉलिटिकल फ्रंटियर जो है उसको हम इंडिया का क्या कहेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी कहेंगे। लेकिन इकोनॉमिक्स में इसका थोड़ा सा ब्रॉड यूज़ होता है। पॉलिटिकल फ्रंटियर के अलावा कुछ और चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, जैसे एम्बेसीज, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो भारत के जो भी एम्बेसीज हैं, कंसुलेट्स हैं और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वर्ल्ड में कहीं पे भी डिप्यूट क्यों ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, इंडिया की टेरिटरी मानेंगे। फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में इंडिया का जो एम्बेसी है वो इंडिया का टेरिटरी माना जाएगा। उसी प्रकार इंडिया का जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यदि भूटान में है तो इंडिया की टेरिटरी माना जाएगा। इसके अलावा इसमें इंडिया के जो शिप्स हैं और एयरक्राफ्ट्स हैं वो कहीं पे भी ऑपरेट हो रहे हों, वो भी इंडिया की टेरिटरी माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इंडिया का कोई शिप इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में समुद्र में यदि चल रहा है तो इंडिया की टेरिटरी माना जाएगा। इसके अलावा फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, ये भी आपके डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का ही पार्ट माना जाता है। तो ये हो गया डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री। इसमें पॉलिटिकल फ्रंटियर के अलावा एम्बेसी, कंसुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल रिग्स, ये आपके इंक्लूड रहते हैं। इसके अलावा एक कंसेप्ट और आता है नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। तो नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन होते हैं, ऐसे लोग या ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर कंट्री से जुड़ा हुआ हो। जैसे मान लीजिए हम भारत के लोग हैं, हमारा जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भारत से जुड़ा हुआ है, तो हम सब क्या हैं, भारत के नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं। इसके अलावा भारत के जो फर्म्स हैं, भारत की जो कंपनियां हैं, भारत की जो सरकार है, इन सभी का इंटरेस्ट भारत से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इन्हें भी भारत के नॉर्मल रेसिडेंट ग्रुप में इंक्लूड करेंगे। तो ये इकोनॉमिक्स के बेसिक्स कंसेप्ट्स हैं, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा, जिससे कि आगे के चैप्टर्स आपको समझ में आएंगे। धन्यवाद।